लगभग रोजाना किसी न किसी मुद्दे को लेकर खबरों में बने रहते हैं। पिछले 72-73 दिनों से लगातार एसआई भर्ती को रद्द कराने की मांग और आरपीएससी का पुनर्गठन करने की मांग को लेके लगातार धरने पर हैं। और अभी पिछले दिनों जो है उनके जो भाई का जो मकान है जहाँ वो खुद रहते हैं नागौर में, उसकी बिजली काट दी गई। उसके बाद में जो है जिस बंगले में ये जयपुर में जालूपुरा में रहते हैं उन बंगलों को भी खाली कराने का जो है नोटिस इनको मिला है, चस्पा किया गया है और 10 दिन का इनको नोटिस दिया गया। मेरे साथ हैं सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। उनसे बात करते हैं इन कई मुद्दों पर जिन पर कि वो बेबाकी से अपनी राय रखेंगे और वो रखते भी रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं। जिस बंगले में हम बैठे हैं उनको खाली कराने के लिए उनको 10 दिन का नोटिस मिला है, तो किस तरह का नोटिस है, क्या है, उनसे जानते हैं। जी सर, हनुमान जी। जी, ये जो आपको नोटिस मिला है इसके बारे में आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी, आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मुझे नोटिस दिया है। जो मकान मुझे 2023 में जब एमएलए बना तो अप्रैल मई के अंदर मुझे अलॉट किया था ज्योति नगर के सामने जो एमएलए फ्लैट बने उनके अंदर। और इसके दरमियान बीच में इस मकान में मैं रहता नहीं, मेरे नाम से मकान था, बीच में कोई खाली करने की नौबत या ऐसी कोई बात भी नहीं आई। एक आध बार कोई नोटिस आए होंगे तो हम कभी कभार आए। परिवार मेरा नागौर रहता है, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, फैमिली मेरी यहाँ रहता नहीं, और यहाँ कोई हमारा सामान इसके अंदर है भी नहीं। दुर्भाग्य इस बात का कि जिस इंटेंशन से नोटिस दिया, 5 पुलिसकर्मी आते हैं और वहाँ चस्पा करके और 5 वहाँ चस्पा करते हैं इस तरीके से कि भाई इनको डिफेम कैसे करें। और उस जो एमएलए फ्लैट हैं उनमें मैं तो लीगल तरीके से था, मेरे से किराया जोड़ के आप दे सकते हो। नोटिस देवनानी जी मुझे फ़ोन करता है, मैं वैसे ही खाली करता था, मुझे क्या करना था, मेरा परिवार नहीं रहता है, मुझे आवश्यकता ही नहीं। तो आपको किसी की तरफ से कोई और बातचीत नहीं हुई? कोई बातचीत नहीं, सीधा यही था कि भाई 11 तारीख को आपको खाली करना है और हम बेदखल करेंगे, ऐसा नोटिस था। अब आप देखिए इसके अंदर आपका जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो रहते हैं मदन राठौड़, A3 102 के अंदर, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किसी और के नाम से करा के गलत तरीके से रह रहे हैं। ये आपके सुरेश मोदी एमएलए जिनके घर में कोई और रह रहा है, अनीता के घर में और कोई रह रहा है, रोहित बोरा जी के यहाँ अशोक गहलोत का OSD शशिकांत रह रहा है, ये आपका A3 401 कन्हैयालाल मंत्री ने एक अपने नाम ये कर रखा है, जो गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग करता है, और एक बड़ा बंगला है। मैडम का घर यहाँ है, हीरालाल का यहाँ, अभी 10-10 दिन पहले खाली हुआ, तो यहीं अभी तक खाली भी नहीं, कब्जे के अंदर है। सीएम की प्रेस अटैची, भजनलाल की प्रेस अटैची को भी बंगला दे रखा है। देवनानी जी ने 4 बंगले ले रखे हैं खुद, OSD को अलग है, KK शर्मा को, एक थानेदार साथ में रहता उसको भी बंगला है। तो कुल मिला के यहाँ पे 30, 35, 40 बंगले इलीगल तरीके से लोगों को दे रखे हैं। जो तो क्या ये कार्रवाई किस तरह की आप कहेंगे? ये वो इलीगल है, उनके नाम से नहीं, फिर भी उनको वो एंटाइटल नहीं है, फिर भी उनको दे रखा है। तो हम टाइटल थे, किराया जुड़ सकता है, लेट सेट हो सकता है, लेकिन चला के पहले घर की बिजली का काटना नागौर के अंदर, और पैसा 2 लाख रुपए जमा कराए, उसके बावजूद बिजली काटना, पोल से फोटो लेके भेजना, और अब घर का नोटिस देके ये संदेश देना, देखो हनुमान जी तो घरों पर कब्जे करके बैठे, जबकि ये तो लीगल मेरा राइट था। और जालूपुरा के जो दोनों आवास हैं ये पिछली बार अक्टूबर-नवंबर में खाली कर रहे थे, गहलोत सरकार के समय, जब सब लोगों ने खाली कर दिए। तो मैंने मकान लिया नहीं था, 18-23 में भी चुना हुआ था उन एमएलए को, जो सबको जो 18-23 में चुने उनको मकान दिए थे, कुछ सस्ती दर पे 30-40 लाख में दिए, और 60-60 लाख उनकी कीमत थी, जहाँ अरावली और B2 बाईपास की जगह दो जगह दिए। मैंने तो कोई लिया नहीं था, 18-19 में MP बन गया था। तो ये छोटे भाई नारायण के नाम और पुखराज घर के नाम 2 मकान हमारे पास थे। उसके बाद आचार संहिता लग गई, ये हमारे पार्टी कार्यालय के रूप में चल रहे थे। इनका भी रेगुलर किराया, बिजली बिल हम भर रहे हैं, ये दोनों एमएलए की उससे कट रहा है और उसका मैं भर रहा हूँ। तो इलीगल क्या हुआ इसके अंदर? तो ये तो मुझे कह सकती थी सरकार कि हनुमान जी आप इस तरह कर 50 से ज़्यादा IAS और नेता होंगे। आपको इससे पहले कोई नोटिस कोई दिया गया या कोई इस तरह की कोई चीज़? नोटिस भी नहीं देगा। और पार्टी कार्यालय राजस्थान में, RLP राजस्थान की पहली पार्टी है राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त, हमें पार्टी कार्यालय देना चाहिए। हमने पहले भी मांग की, अभी मांग की, क्योंकि बीजेपी का जो दफ्तर है वो भैरू सिंह जी शेखावत का आवास था, और भैरू सिंह जी ने अपना आवास बीजेपी दफ्तर के नाम कर दिया।
इनको पता था कि इनमें कणों के नहीं कि ऑफिस बना पाएंगे, तो खुद ही दे दिया उन्होंने। अरे जब आप खुद इतना बड़ा ऑफिस लेके बैठे हो सरकार का, तो हमें भी दे दो यार। तो आगे आपकी क्या रणनीति है इस मामले को ये लेकर? कैसे इस मामले को मामला तो क्या मेरा मतलब वो इस घर मामले तो को खाली कैसे है। सुलझाएंगे? सुनो, मेरा वो घर तो खाली है, तो सुलझा भाई है, उसका मुझे क्या करना है? मैं कह रहा हूँ बाकियों को भी तो कराओ खाली है। जी। मेरी भजनलाल जी से मांग है कि मैं तो खाली कर दूंगा, क्या राजस्थान राजधानी में रहने वाले तमाम आईएएस अधिकारियों के, सांसदों के, नेताओं के, क्या डोटासरा को जो गलत दे रखा है, सचिन पायलट को गलत दे रखा है, क्या वसुंधरा को गहलोत जी जाते जाते जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम का करके खुद का भी ले रखा, क्या इनके भी नीति बना के इनके भी खाली कराओगे क्या? ये मेरा सवाल है भजनलाल जी से। ये एक परंपरा खत्म करो ना। और कई लोग ऐसे जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, कितने कितने बंगले दबा के अधिकारी, कोई कलेक्टर कहीं लगा, यहाँ भी बंगला वहाँ भी बंगला। आखिर ऐसा क्या हो गया? और हम जब तक हमारा पूरा एनओसी नहीं लेंगे, पैसा जमा नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हम देंगे भाई, हमारा किराया बढ़ा, तो इसमें इलीगल क्या हो गया? और कहाँ नोटिस देने की आवश्यकता, कहाँ पुलिस की आवश्यकता, क्या डरा रहे हो? और हम डरने वाले लोग थोड़ी हैं। और हम इन बंगलों के लिए अगर हमारा लालच होता तो मंत्री बन जाते 2003 के अंदर। 3, 8, 13, 18, 19 मोदी के बनते, फिर आ जाते, फिर बनते, फिर समझौते करते। सत्ता को ठोकर मार के एसआई भर्ती और आरपीएससी का जो पुनर्गठन है उसको लेके हम लड़े। आपके मुख्य मुद्दे पर आते हैं। एसआई भर्ती का जो मामला है, सरकार ने जिस तरह से कोर्ट में कहा कि वो रद्द करने की उसकी अभी कोई मंशा नहीं है, तो आप इस बारे में जो आप इतना बड़ा आंदोलन लेकर चल रहे हैं, पिछले तकरीबन 2.5 महीने से आप लगातार सड़कों पे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में आगे क्या होगा? सरकार ने जो यू टर्न लिया ना, 25 मई को जब रैली थी 1 लाख से ज़्यादा लोगों की, तब सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे कमिश्नर संभाग आयुक्त आए थे। उन्होंने कहा कि हो रहा मामला, आप चिंता नहीं करें, सरकार हाईकोर्ट में भी ठीक बात करेगी। ये सीएम का ही संदेश था। सीएम का संदेश लेके तो वो लोग आए थे, और सरकार की तरफ से सीएम ने भेजा उनको वार्ता करने, तो कमिश्नर मंचों पे थोड़ी आते हैं। हमने बात उनकी मान ली, लोगों का आप जाइए, नहीं तो हम 4-6 घंटे बैठते हैं, लिखित में कोई लेता है इनसे। हमने सरकार का भरोसा किया। अब जवाहर बेडम के ऊपर जो मैंने आरोप लगाए, के विश्नोई पे लगाए, जोगाराम की पोती नकल करते हुए पकड़ी, उस पर आरोप लगाए, गौरव श्रीवास्तव पर आरोप लगाए, तो इन आरोपों से ये उपसमिति आहत हुई। और भजनलाल जी कहा साहब कुछ भी मत करो, हम तो बिल्कुल इस करेंगे नहीं, हम तो ये करेंगे कि हनुमान जी, ये रिपोर्ट आपको ये देनी है कि उपसमिति नहीं, रद्द नहीं कराना चाहती। तो देखो 2 रिपोर्ट दिए, लिखा कि उपसमिति ने कहा कि रद्द नहीं करें, और सरकार ने कहा कि अभी रद्द करना जल्दबाजी है। तो एक तो लिख दिया जल्दबाजी है, और एक कह दो उपसमिति ये करी। तो इसमें आपको लगता है कि कोई सर्टेन उन्होंने कोई ऐसा उत्तर नहीं दिया है? लेकिन उन्हीं के एक मंत्री हैं जो काफ़ी कद्दावर मंत्री हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो पहले कह चुके हैं, जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया था उस वक्त वो कह चुके हैं कि मेरे पास 400 से ज़्यादा ऐसे सबूत हैं, ऐसे नाम हैं जो इस भर्ती में लिप्त हैं, और उन्होंने गलत तरीके से ये भर्ती में जगह हासिल की। तो क्या एजेंसियां उन तक नहीं पहुंच पाई हैं? सरकार उनसे वो सबूत नहीं ले पा रही है? क्या कारण है? सरकार ले नहीं रही जानबूझ के। अब ये अलग अलग जाति है, उस पर चला गया। अब कई जातियों के नेता, जाति विशेष के नेता, मैं समय पाने में नाम भी लूँगा, उन लोगों ने ये तय कर लिया कि भाई, किसी ने कहा साहब हमारी जाति के पहली बार इतने आदमी आए, क्यों मार रहे हो, करो। एक जाति ने कहा हमारे आदमी आए, मारे जा रहे हैं, करो। तो अब ये ओरा उन्होंने दिल्ली तक ये आवरण बना लिया कि भर्तियाँ रद्द क्यों कर रहे हो, एक ऐसा माहौल इन्होंने बना लिया। और 500 से ज़्यादा फर्जी इसके अंदर है। तो डॉक्टर साहब ने जो सूची दी है, मैं डॉक्टर साहब के वहाँ से वो सूची भी मंगा लेता हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ उसमें कौन कौन सी है, और कौन कौन सी जाति के कितने सब इंस्पेक्टर चयनित हुए, और कौन कौन सी जाति के कितने लोग पकड़े गए। ये भी तो देखें कि यशो जी कहीं जाति देख के तो नहीं पकड़ रही है, ये भी हम देखेंगे इसके अंदर, ये सारी चीज़ देख लेते हैं मंगा। ये सर, इसमें जो है आपको क्या लगता है कि आपका मुद्दा ये जारी रहेगा एसआई भर्ती को रद्द करने का, और आरपीएससी को भंग करने का? जो देखिए, दिल्ली कूच हम करेंगे, बहुत बड़ा कूच होगा, 1 लाख से ज़्यादा लोगों का, और उसकी घोषणा 1-2 दिन के अंदर। क्या उसकी कोई निर्धारित की है तारीख? बस कर लेंगे हम तारीख, आजकल में उसकी तारीख करके, और ऐलान भी करेंगे। बहुत बड़ा कूच होगा, ऐतिहासिक कूच होगा, उसमें कुछ इश्यूज और लेंगे राजस्थान का। हनुमान जी, एक जो ज्योति मिर्धा ने एक अभी ट्वीट किया, जिसमें एक हाथ से झलने वाला पंखा जो है वो उसमें शो किया, तो उसका किस तरह का जो है उनका सटायर है, किस तरह की बात कहना चाहती है? एक्चुअली क्या, ज्योति मिर्धा एक नागौर के अंदर टिकट की नेता है, खुद की उसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, और पार्टियां बदल बदल के वो परिवार लंबे समय राजनीति में रहा, और 4 बार चुनाव हारने से मानसिक रूप से भी काफ़ी पीड़ित है। और इंडिया बुल्स में जब ईडी की रेड हुई तो इसने पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ के इसकी सासू हो रही है, भाग गए बीजेपी में,
और इसके रिश्तेदार हुड्डा है वो कांग्रेस के अंदर। तो इनका तो यही पता नहीं चल रहा है कौन सी पार्टी में। रात को तो आपस में मिलते हैं सारे रिश्तेदार, साथ खाना खाते हैं। और इसको MP में बना दिया 9 में। इसने परिणाम पिताजी की जमान जब्त हुई थी, 12,000 वोट आए थे जैतारण के अंदर, इसको एक सांसद बनाया। और मेरे से टकराने के बाद अगर एक बार भी जीती तो मुझे बता दो। मेरी तो खुद की पार्टी है, ये तो बीजेपी कांग्रेस के सिंबल लेके डोल रहे हैं। मैं तो मेरी पार्टी के दम पे भी तो जीत गया। मैंने बीजेपी की जमान जब्त कराई, कांग्रेस की 4 बार कराई, लगातार लड़ा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। उसको मानसिक बीमारी होगी, उसको इलाज कराना चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है दौसा में कि जो है बजरी माफिया या और तरह का जो माफिया है वो उसका पैसा जो है सरकार में ऊपर से नीचे तक जो है पहुंच रहा है और ये बड़ी गंभीर स्थिति है। उन्होंने सरकार पे बजरी माफिया को खास तौर पे जो है प्रश्रय देने का आरोप लगाया उन्होंने। और ये जी उस बारे में आप क्या कहें? मैंने भी आरोप लगाया। देखिए, अशोक गहलोत भी खाली बयान ही देते हैं। जब इनका राज था जब तो इन्होंने कुछ किया नहीं, वसुंधरा जी मिले हुए रहते थे। अब भजनलाल जी मिल लिए कांग्रेस वालों से, अंधेरे में लोग चले जाते हैं भजनलाल जी के पास। गौरव श्रीवास्तव और कुछ ऐसे लोग हैं जो CM के इर्द गिर्द रह के चलाते हैं। बजरी माफिया और लीकर का सारा काम ही लोग देखता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोटा पैसा इन तक जाता है। अभी रिया के अंदर जो बजरी की माइन से थी, जिनकी खिलाफ कार्रवाई करने के गया और वह कार्रवाई भी, उसमें ज्योति मिर्धा और 5 बीजेपी के विधायकों की पार्टनरशिप उन माइंस के अंदर है। तो ये थे हनुमान बेनीवाल जो बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि जो है सरकारें कोई भी हों, बजरी माफिया हमेशा हावी रहा है और वो हमेशा सरकारों के साथ मिलजुल कर ही काम करता रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका जो SI भर्ती को रद्द करने का जो मुद्दा है वो आगे जीवित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। उसके अलावा जो है RPSC को भंग करके पुनर्गठन की मांग जो उनकी है वो जारी रहेगी और इसके लिए वो दिल्ली कूच भी जल्द करने वाले हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।